We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything. हेलो एवरीवन। तो आज हमारा है आपका है ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 7। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा लेक्चर नंबर 6 में जो बताया था उसका ओवरव्यू दे लेता हूँ कि उसमें मैंने क्या बताया था, आप समझे कि नहीं समझे। तो ये तो आप ही जानेंगे समझे कि नहीं समझे, लेकिन तब भी एक बार फिर से बता दूँ। लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइस के बारे में और हमने कुछ आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल देखे थे और उन एग्जाम्पल्स को हमने एक्सप्लेन किया था। ये सब आपने कल देखा था। मॉनिटर एक्सप्लेन किया था, मॉनिटर के भी टाइप्स एक्सप्लेन किए थे, प्रिंटर एक्सप्लेन हुआ है, प्लॉटर एक्सप्लेन हुआ है, स्पीकर एक्सप्लेन हुआ है, प्रोजेक्टर, हर चीज़ एक्सप्लेन हो गया था लेक्चर नंबर 6 में। और अगर किसी ने अभी तक लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा और डायरेक्ट लेक्चर नंबर 7 देखने आ रहा है तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है वो जाके पहले लेक्चर नंबर 6 देखे, फिर लेक्चर नंबर 7 देखे। वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगी, कहीं जाने नहीं वाली है, क्योंकि अगर आप लेक्चर नंबर 6 नहीं देखोगे तो आप फिर एक टॉपिक मिस कर दोगे, जो अच्छी बात नहीं है। और लेक्चर नंबर 6 और 5 आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए दोनों लेक्चर जरूरी है देखना आपको। 5, 6 देख के आए, उसके बाद 7 देखें। बल्कि ये जो है 7 लेक्चर ये भी एक पार्ट है हार्डवेयर का ही, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था लेक्चर नंबर 4 या फिर 3 में, जब मैंने हार्डवेयर शुरू किया था तभी मैंने ये चीज़ बताया था कि हार्डवेयर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक था हमारा इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस, एक था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक था कंप्यूटर मेमोरी। तो आज हम उसी के टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर का टाइप है। अब मैंने बोला था कि ये खुद में ही अलग चीज़ है, ये ना इनपुट है ना आउटपुट है, ये सबका मेन चीज़ है, ये पूरे कंप्यूटर का मेन चीज़ है। ये चीज़ मैंने पहले ही बोला था, इसलिए इस पर टॉपिक बनाना जरूरी था और इसलिए टॉपिक बना है इस पर। तो जान लेते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि फुल फॉर्म तो जान ही गए होंगे, सीपीयू का मैंने पहले ही बोला है। ये सीपीयू वही होता है जो हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है, जैसे कि लोग कहते हैं, आप लोग भी सुनते आए होंगे पहले से, वही सीपीयू है, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आपको पता ही है। फिर जानते हैं इसके बारे में, देखें हमारी किताब क्या कहती है, उसके बाद फिर जानेंगे हम क्या कहते हैं। It is a part of computer system that carries out the instructions of a computer program to perform the basic arithmetical, logical and input-output operation of the system। हाँ, तो इसमें ये किताब भी बहुत सही चीज़ बोली है, वही चीज़ मैं भी बोलने वाला ही था कि ये जो होता है कंप्यूटर का सीपीयू जो हमारा होता है, ये कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। और यहाँ पे अगर ये मेन पार्ट लिखा होता तो और अच्छा होता, क्योंकि बहुत मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कंप्यूटर सिस्टम का, जो हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है। किसी भी हम अगर कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उन इंस्ट्रक्शन तो उस तक पहुंचाता कौन है? हमने इनपुट डिवाइस का यूज़ तो किया था अपने कीबोर्ड को, उससे ए प्रेस तो किया था, और एक आउटपुट डिवाइस मॉनिटर यूज़ किया था उस ए को देखने के लिए, लेकिन उसके बीच का काम कैसे हुआ? अब हमने तो कीबोर्ड पे दबाया ए, अभी कीबोर्ड मॉनिटर से तो कनेक्ट था नहीं, कीबोर्ड तो कनेक्ट था हमारे सीपीयू से, हमने ए दबाया, अब सीपीयू में जो प्रोसेसिंग हुई उसके बाद वो मॉनिटर को ये कमांड भेजा सीपीयू कि आप ए शो करिए, वहाँ से ए दबा है। तो वही चीज़ में कह रहा है कि हमारे इंस्ट्रक्शन को ये कैरी करता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम तक भेजता है और उसकी पूरी प्रोसेसिंग भी यही करता है। टू परफॉर्म द बेसिक अर्थमेटिकल, लॉजिकल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। ये चीज़ हम अभी जानेंगे, अर्थमेटिकल, लॉजिकल और इनपुट आउटपुट जो लिखा है अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, इस पर ज़्यादा सोचे मत। फिर क्या लिखा है, द सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, सब लोग कहते हैं जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है, ब्रेन होता है। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटर की पूरी कमांड इसी में से दी जाती है। आपकी पूरी जितनी भी चीज़ होती है कंप्यूटर में वो सब सीपीयू होता है। अगर सीपीयू हटा दो तो कंप्यूटर आपका कुछ नहीं है, डिब्बा है, डिब्बा भी नहीं कह लो, कुछ नहीं है भाई, वो कुछ नहीं काम करेगा आपका, इसलिए सीपीयू इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको ब्रेन बोला जाता है। The speed of CPU depends upon the type of microprocessor used and it is measured in megahertz। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक CPU होता है, अब CPU जैसे दिमाग है तो दिमाग की काम करने की क्षमता, स्पीड, कितना तेज काम कर रहा है, ये कैसे पता चलता है? इसके लिए जो CPU में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, इसको बेचना जानी एक IC। अगर आप लोग 12 में पढ़े होंगे तो IC के बारे में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। अगर जो बच्चे मैथ साइंस से होंगे उनको आईसी जो होता है वही एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। वो किस टाइप का लगा है, कैसा है वो, उसी की जो क्वालिटी होती है उसी पे डिपेंड करता है हमारा सीपीयू की स्पीड, और इसको हम मेगाहर्ट्ज में मेज़र करते हैं। इसमें बस इतना सिंपल सा कह रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है टू कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर।
अब यहाँ पे मैं बता दूं कि सीपीयू जो होता है इसके अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट। देखिए ये अगला ये कंट्रोल यूनिट और ये आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक लिखा था ऊपर ही, ये मैंने बोला था अभी आप पढ़ेंगे, अरिथमेटिकल लॉजिकल, ये दोनों एक साथ होते हैं। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एक साथ इस कंपोनेंट को पढ़ा जाता है। और फिर जो आपका कंट्रोल यूनिट था इसमें वो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ जो इनपुट आउटपुट लिखा है ना, ये कंट्रोल यूनिट को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि अभी आप काम समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे ये इंडिकेट कर रहा है। लाइन से चलते हैं, पहले अपना पढ़ लेते हैं हम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट क्या है, पहले तो इसका शॉर्ट फॉर्म देख लो, ALU। जैसे कि नाम से क्लियर है, अरिथमेटिक का A, लॉजिक का L और यूनिट का U, तो हो गया ALU। कहीं भी मैं बोलूँ ALU तो उससे आप अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट समझिएगा। हाँ, तो ALU क्या है? ALU इज अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब ये कह रहा है कि हमने अगर कीबोर्ड पे A दबाया था और स्क्रीन पे जो A आया था वो काम इसका नहीं है, वो ALU नहीं करता है। हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर जो काम हुआ, अब हमारे स्क्रीन पे कोई एक सॉफ्टवेयर खुला है तो वो सॉफ्टवेयर में जो अंदर काम होते हैं वो काम इसका है। ALU का वो काम है जो हमारे एक सॉफ्टवेयर जो हमारी प्रोसेसिंग करता है हमारे डेटा को, वो काम ये करता है। मतलब करता तो हमारा CPU ही है, लेकिन CPU के कंपोनेंट है। अब CPU के अंदर क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो काम करता है, तो यही वो चीज़ है CPU के अंदर जो वो सारे हमारे काम को पूरा करता है। तो आप बस इतना से जानिए कि जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, जितने भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम के जो वर्क होते हैं, प्रोसेसिंग होती है डेटा की, वो सब चीज़ हमारा ALU करता है, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। उसके बाद ALU यूज रजिस्टर्स टू होल्ड डेटा एंड बीइंग प्रोसेस्ड। जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये सारे हमारे प्रोग्राम्स के अंदर के डेटा को प्रोसेस करता है, काम करता है। तो भाई इसमें एक और चीज़ लिख रहा है कि जो ALU होता है ये रजिस्टर्स को यूज़ करता है। मतलब अंदर हमारे जो CPU होता है उसके अंदर कई सारे रजिस्टर्स होते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। तो वही कह रहा है कि ये रजिस्टर को यूज़ करते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए, मतलब अपने तक रखने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए। वही चीज़ में लिखा है कि इसके पास कई सारे रजिस्टर्स होते हैं जिसमें वो हमारे डेटा को प्रोसेस करता है या होल्ड करता है, स्टोर करता है, जो भी करे वो उस पर डिपेंड करता है। फिर नीचे लिखा है, और अगर आप लोग को इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। आप लोग 1 से 2 बार लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। समझने की कोशिश करो बात को। आप वर्ड अगर थोड़ा सा आपको थोड़ा अलग लग रहा है आपके नॉर्मल यूज से, तो उससे डरो मत, आप बस थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। हर चीज़ नॉर्मल है, आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो यार, कंप्यूटर में सब इतना चलता है। अगर हल्का सा आपको 1-2 वर्ड नहीं भी समझ में आएगा ना, आप लॉजिक समझ गए उसके पीछे का ना, जैसे कि इसके देखिए अरिथमेटिक लॉजिक में ही लिखा है। अगर बात समझिए, अगर उसके पीछे का लॉजिक समझ गए ना, तो आपको ये टफ वर्ड्स देखने की जरूरत ही नहीं, आप खुद समझ जाओगे। आपसे कोई बोलेगा, आप वर्ड को रिलेट करके आप बता लोगे भाई ये है क्या। इसलिए लॉजिक समझने की कोशिश करिए, वर्ड्स के पीछे ना भागिए। और कोई टफ वर्ड हो, आसान वर्ड हो, उस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि वो कर क्या रहा है, वो वर्ड किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं। उसका कोई अल्टरनेट वर्ड अलग निकाल लो आप, जो आपको अच्छा लग रहा है। मतलब नाम ना चेंज कर देना, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बीच में आ जाते हैं जो आपको थोड़े और लगते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगला आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ALU कैन परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस। अब ALU कैसे ऑपरेशन मतलब वो डॉक्टर वाला नहीं, जो हमारे CPU के अंदर जो वर्क होते हैं उनको भी हम एक तरह से ऑपरेशन से इंडिकेट करते हैं, बोल सकते हैं कि कौन कौन से काम हो रहे हैं। हमारी ALU जो है वो कौन कौन से काम कर लेता है। तो पहले लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। लॉजिकल ऑपरेशन हो गया मतलब जैसे लॉजिक जिसके पीछे हो, एंड और नॉट एक्सेट्रा, इन सब टाइप के जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के, ये कंप्यूटर सिस्टम की लैंग्वेज है, इसको आप लोग को समझिए। वो सारे लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो ALU करते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये सब हो गए। उसके बाद फिर अपना अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको समझने में आसानी होगी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब जितने आपके कैलकुलेटर वाले वर्क हो गए, ये सब चीज़। जैसे कि मैंने बोला, ये प्रोग्राम्स के अंदर की प्रोसेसिंग करता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। प्रोग्राम्स के अंदर क्या, आप एक कैलकुलेटर खोले हो तो वो भी एक प्रोग्राम है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये आपके मेन होंगे। और बाकी जितने भी बाकी काम होते हैं वो इन्हीं सबसे बने होते हैं, तो वो तो करना इसका फिक्स है, करेगा ही, लेकिन ये मेन काम होते हैं, ये भी ALU ही करता है। फिर बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, शिफ्टिंग और रोटेटिंग वर्ड बाय अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स टू द लेफ्ट एंड राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। मतलब इंपॉर्टेंट इस तरह है कि इसमें वर्ड अच्छी लिखी इसलिए मुझे लगा है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको समझ गए तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको ये एक ब्रैकेट दिखा होगा, चलिए ये वाला खोलता हूँ, वो वाला भी पढ़ाना है। ये ब्रैकेट दिखा होगा, मैं
स्पेस बार से देखिए इसको ऐसी स्पेस दे रहा हूँ, ये बढ़ता जा रहा है आगे, या फिर ये लेफ्ट राइट का जो बटन है मैं इससे इसको आगे पीछे कर रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है। अब मैंने तो बटन एक बार दबाया था, लेकिन इसको क्या पता कि एक बार बटन दबाने से कितनी दूरी शिफ्ट करनी है इसको। तो वही चीज़ में कह रहा है बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स। एक इसमें हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें एक बिट्स में एक हमारी डिस्टेंस भी शिफ्ट कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है कि अगर हम एक बार बटन दबाते हैं तो वो इतनी दूरी फिक्स करनी है। ये बटन से मतलब जो एरो बटन है या कोई भी बटन किसी भी तरह शिफ्ट कर रहे हो, उससे एक बार आपके जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिए, एक इंस्ट्रक्शन पे इतनी जगह उसको प्रोसेस करनी है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो हमारी शिफ्ट करने का, कोई वर्ड को शिफ्ट करना हुआ या फिर उसको रोटेट करना हुआ, जैसे मुझे कोई भी वर्ड अगर रोटेट करना है तो मैं एक बार बटन दबाऊँ तो कितना रोटेट हो वो, ऐसे तो मैं बटन दबा तो खट से पूरा घूम जाए और मेरे हिसाब से घूमेगा ही नहीं। इसलिए एक बिट्स में उसको सेट कर दिया जाता है कि इतना इतना ही घूमेगा हर बार। अब ये यूज़र पे डिपेंड करता है वो बटन कितनी बार दबा रहा है और अपने हिसाब से कैसे सेट करता है। तो वही चीज़ था कि किसी वर्ड को रोटेट करना या शिफ्ट करना, इसका भी काम यही करता है। और ये रोटेट और शिफ्ट एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स के हेल्प से करते हैं। मतलब एक फिक्स कर दिया गया है हमारे कंप्यूटर में कि एक बटन दबाने पे इतनी बिट्स, एक बिट्स इनके अंदर की एक यूनिट होती है, मतलब स्पेस की यूनिट बनाया गया है कंप्यूटर के अंदर, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है, उतनी दूरी उसको शिफ्ट कर देना है। वो उसके अंदर कमांड ऐसा दिया जाता है, लेफ्ट राइट जिधर भी हम करें। फिर एक आता है कंपैरिजन ऑपरेशंस। अब ये तो आप देख के क्लियर होगा, इक्वल, ग्रेटर देन, ये सब आपके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, इन सब के वो सारे भी यही करता है। ALU आपके कमांड को लेना, आपने इक्वल दबाया, इक्वल से क्या होना है, ग्रेटर देन का एरो, लेस देन का एरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, सब जो एरो इन सब का भी वर्क यही करने वाला है ALU। और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन आपके कोर्स में उतना नहीं है इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर आपको मेरे ख्याल से ALU जो है वो काफ़ी समझ में आ गया। बस इतना समझिए कि हमारे डेटा का जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, प्रोग्राम्स के अंदर के वर्क होते हैं, डिजिटली जो उस पर वर्क होते हैं, डिजिटली जो उसके अंदर सर्किट होती है, डिजिटल वर्क किए जाते हैं, जितने जो हम एज अ हार्डवेयर पे नहीं कर सकते हैं, जो एज अ सॉफ्टवेयर पे भी कह सकते हो आप होता है, वो सब भी काम नहीं करता है। लेकिन CPU हार्डवेयर है, लेकिन इसके अंदर का ये सामान जो है ये अंदर सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद फिर चलते हैं हम कंट्रोल यूनिट, जो हमारा अगला कंपोनेंट है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, CPU के ऊपर हेडिंग लिखा है यहाँ पे CPU, ये हटानी इसीलिए क्योंकि आपको पता रहे कि जो हम अगला पढ़ रहे हैं सेकंड, ये भी एक CPU का कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट्स ऑफ CPU और क्या था, एक था ALU, एक है CU मतलब कंट्रोल यूनिट। आप बात समझिएगा, देखिए कंट्रोल यूनिट का C और कंट्रोल का C और यूनिट का U, इससे बन गया CU। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दिया ताकि आपको क्लियर रहे। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इट कोऑर्डिनेट्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि मैंने बोला कि जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ इनपुट आउटपुट क्यों लिखा है, इनपुट आउटपुट से आप कैसे कंट्रोल यूनिट को इंडिकेट करेंगे, तो ये यही यहाँ पे बता रहा है कि जो कंट्रोल यूनिट होता है इसका काम ही यही है कि हमारे जो इनपुट और आउटपुट काम जो हम कर रहे हैं, मतलब हम इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं A का वो ले और जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये दिखाए, बस इसका इतना सा काम है। डेटा प्रोसेस नहीं करता ये, मतलब उसके अंदर कैसे उसको शो करना है वो इसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो ALU की जिम्मेदारी। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हमारे पास से सामान लेना, हमारे इंस्ट्रक्शंस को लेना, और जब काम हो जाए, प्रोसेस हो जाए डेटा, तो ALU से वो डेटा को लेके हमें हमारे आउटपुट डिवाइस पे शो करना। पहली लाइन में बस इतना ही लिखा है और यही इसका काम है मेन। फिर CU fetches द इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्रोग्राम। अब जैसे हम कीबोर्ड पे A दबा रहे हैं तो हमें तो पता है हमने बटन दबाया, लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो उस हमारे डेटा को, हम कोई भी उसमें अगर डेटा देते हैं तो उसको एक माइक्रो प्रोग्राम्स के तौर पे हमारा कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है। तो वही कह रहा है कि ये जो CU है, और कंप्यूटर का कौन सा ऐसा चीज़ होता है जो एक्सेप्ट करता है हमारे डेटा को। अभी मैंने बताया कि कंट्रोल यूनिट का ये काम है कि हमने A दबाया तो कंप्यूटर को कौन बताएगा हमने A दबाया, कंट्रोल यूनिट बताएगा। तो वही कह रहा है कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोग्राम्स के फॉर्म में हमारे डेटा को फेच करता है, इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, फेच मतलब लेता है। फिर इन जनरल CU इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ CPU दैट कंट्रोल इट्स ऑपरेशन एंड एंटायर प्रोसेसिंग। अब भाई कह रहा है कि जो CU है ये सेंट्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। सही भी है, होता है, क्योंकि देखिए हमारे CPU जो है, अगर इसमें हम इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस ना लगाएं, और अगर लगा भी दें तो अगर उस तक कोई काम ना कर सके, मतलब उनसे कोई कांटेक्ट ही ना बना सके, तो कैसे वो काम होगा। इसलिए वो काम करता है CU यानी कंट्रोल यूनिट। इसीलिए इसको जो होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ CPU बुलाते हैं, क्योंकि इसके बिना नहीं हो सकता ये काम। आप ALU अंदर आपके यहाँ डेटा प्रोसेस कर लोगे, लेकिन उस तक डेटा पहुँचाएगा कौन, जब CU ही नहीं है, कंट्रोल यूनिट है नहीं, तो डेटा कौन लेके जाएगा, यही लेके जाता है। इसलिए इसको सेंट्रल पार्ट ऑफ
CPU बोलते हैं। और ये सारे ऑपरेशन और प्रोसेस को करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना नहीं होगा। फिर अगले लाइन में यहाँ लिखा है द कंट्रोल यूनिट इज द circuit that controls the flow of data through the processor and coordinates the activity of the other units within it। तो इसमें कह रहा है द कंट्रोल यूनिट, ये जो होता है इज द सर्किट डेट कंट्रोल, मतलब एक सर्किट होता है। अब जैसे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस इससे कनेक्ट होते हैं, उनको ये कनेक्ट करता है, तो कैसे कनेक्ट करेगा, कि कुछ सर्किट होंगे ना उसके अंदर। वही चीज़ कह रहा है कि इसमें सर्किट होता है जिसके द्वारा ये डेटा के फ्लो को प्रोसेस करता है। मतलब अगर इसको इनपुट डिवाइस से कोई एक डेटा मिला है कि आप ए दबा दो किसी पे, हमारे कंप्यूटर में ए दिखा दो हमें, तो वो सर्किट के द्वारा हमारे डेटा को ALU तक पहुंचाता है। फिर उसी सर्किट के द्वारा ALU से हमारी डेटा लेके हमारे कंप्यूटर स्क्रीन यानी मॉनिटर यानी आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाता है। बस इस लाइन में वही कह रहा है कि द कंट्रोल यूनिट इज द सर्किट दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू द प्रोसेसर एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द अदर यूनिट विद इन इट। हाँ यार, थोड़ी आवाज़ अटक गई थी मेरी क्योंकि रात हो गया है, नींद आ रही थी। वो चीज़ आपका मैटर नहीं है, आप बस थोड़ा आवाज़ अगर चेंज हो तो उसको ना ध्यान दें उस पर, आप बस पढ़ें अपना, जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो सुने। तो बस इसमें यही है कि कह रहा है कंट्रोल यूनिट जो होता है वो एक सर्किट यूज़ करता है हमारे डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, और उस डेटा के फ्लो को ये कराता है प्रोसेसर से। डेटा फ्लो हमारे मतलब जो भी हमारे डेटा है उसको प्रोसेसर तक पहुंचाता है उसी सर्किट के द्वारा। प्रोसेसर मतलब ALU आपका उसी में वर्क करता है, प्रोसेसर के अंदर ही ALU सारी काम होता है। इसलिए वही कह रहा है कि हमारे उस सर्किट के द्वारा हमारे प्रोसेसर तक हमारे डेटा का फ्लो पहुंचाता है, और जो वो प्रोसेसर जो भी उस एक्टिविटी को प्रोसेस करने के लिए डायरेक्शन देता है उसको ये आगे फॉलो अप करता है। बस आपका कंट्रोल यूनिट का काम इतना ही है। फिर चलते हैं अब हम अगले टॉपिक के। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, कुछ ऐसा लगा कि जो मैं जल्दी बोल दिया या थोड़ा सा और बताना चाहिए था, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन अगर आप नहीं बताओगे कमेंट बॉक्स में तब मैं कैसे समझूंगा कि वो चीज़ में थोड़ा और फोकस करना था मुझे, इस वजह से आप बताना ज़रूर। फिर अगला, जैसे कि मैंने बोला था कि हार्डवेयर, हाँ देखो हार्डवेयर का मेरे पास स्लाइड है कि नहीं इस समय, अगर हो तो मैं बताऊँ। नहीं है, हार्डवेयर की स्लाइड इस समय इसमें अवेलेबल नहीं है मेरे कंप्यूटर में, क्योंकि उसको मैं दूसरे से रिकॉर्ड किया था। तो आप ये देखिए कि मैंने जैसे हार्डवेयर में बताया था कि ये 4 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक हमारा इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया CPU, और एक और बताया था डेट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। तो उसको भी पढ़ लेते हैं क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी। देखता हूँ जितना पार्ट कवर हो पाया, थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, उतना पार्ट आज कवर करूँगा इसका। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, ये भी हमारा हार्डवेयर, इतना याद रखिएगा क्योंकि हार्डवेयर का ही एक पार्ट है। मैं हर बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, हार्डवेयर के 4 पार्ट है, आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बात को समझिए। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी। पढ़ते हैं आज कंप्यूटर मेमोरी में आगे। द कंप्यूटर मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ द इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज, एक मिनट यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस हो गई, हाँ, एंड internal or external storage area which holds the data and instructions during प्रोसेसिंग इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। हाँ, तो ये लाइन जो है ये हमें बस इतना बता रहा है, जो कंप्यूटर मेमोरी होता है ये कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट मतलब हो गया कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ऐसी चीज़ है जिसको कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बिना कंप्यूटर आपका कुछ भी नहीं है, इतना समझ लीजिए कंप्यूटर मेमोरी। बल्कि ऐसा कहो ना कि जितने भी अभी तक मैंने पार्ट आपको डिस्क्राइब किया ना, उनके बिना आपका कंप्यूटर कुछ नहीं है, आपको हर चीज़ रिक्वायर्ड है। इसलिए बोला जाता है कि हर चीज़ पढ़ें, हर चीज़ जाने क्या है, और हर चीज़ रिक्वायर होती है कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली रन कराने के लिए। उसी सेंस में कंप्यूटर मेमोरी जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी आवाज़ मेरी फंस जा रही है बीच में, उसको आप लोग नोटिस ना करके पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि वो तो बोलने में हो जाता है यार, इतनी देर से बोल रहा हूँ तो हो ही जाएगा। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर मेरी मेहनत बेकार जाएगी ना पढ़ाने की। आपको लगातार इतना लेक्चर दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग समझो बात को, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बोलता हूँ, कंप्यूटर मेमोरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। मैं इसको 5 बार बोल चुका गिन के, नहीं बिलीव है तो वीडियो बैक करके देख लो, 5 बार बोल चुका हूँ, और ये है भी। फिर इट इज़ द इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज एरिया, मतलब कह रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज एरिया दोनों हो सकते हैं। मतलब इंटरनल मतलब क्या, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो, मतलब हमारे CPU के अंदर भी हो सकता है, और एक्सटर्नल मतलब हम इसको बाहर से भी लगा सकते हैं। मतलब सिर्फ यही कि अगर हम चाहें तो इसको कंप्यूटर में बाहर से भी लगा सकते हैं और अंदर भी होता है। फिर
विच होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। मतलब ये कि हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को, जैसे एक्सटर्नल वाले तो नहीं लेकिन जो इंटरनल वाले हमारे होते हैं, एक्सटर्नल में भी कुछ कुछ लेकिन इंटरनल वाले मैक्सिमम जो होते हैं, वो हमारे डेटा के प्रोसेसिंग के टाइम हमारे डेटा को होल्ड करते हैं कि उसी में जाके हमारा डेटा प्रोसेस होता है, उसी में सेव होता है, हर चीज़ हमारे डेटा मेमोरी में ही होती है। तो वही चीज़ कह रहा है कि विच होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। और ये इसमें लिखा है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। मतलब जैसे अब हमने मान लीजिए एक फ़ोटो खींचा है, तो वो उस चिप के अंदर फ़ोटो कैसे जाएगी, कैसे सेव होगा, वो मतलब एक इतनी बड़ी तो चीज़ है नहीं कि उसमें फ़ोटो प्रिंट करा के भर दोगे। वो एक छोटा सा चिप टाइप का है मेमोरी, तो उसके अंदर एक बाइनरी नंबर्स की कोडिंग की जाती है, जिसके द्वारा हमारे उसी कोड में हर एक डॉक्यूमेंट को, चाहे फाइल हो, फोटो, वीडियो, हर चीज़ उस बाइनरी नंबर्स की कोडिंग में वो सेव कर लेते हैं अपने पास। और क्या फिर अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो उसी कोडिंग को वो एक्सट्रैक्ट करके, उसी कोडिंग को वो ओपन करके हम जिस फॉर्मेट में सेव किए रहते हैं उस फॉर्मेट में हमें दिखा देता है। बस इसमें यही था कि फिर से एक बार हिंदी में आप लोग को फास्ट रिवीजन देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश जब यहाँ पे लिखा है तो आप लोग कुछ लोग समझ जा रहे होंगे लेकिन कुछ नहीं समझते हो, इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि कंप्यूटर मेमोरी कुछ नहीं है, बस इतना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। उसके बाद ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, मतलब ये हमारे CPU के अंदर भी हो सकता है और इसको हम बाहर से भी लगा सकते हैं। और ये जो होता है हमारे डेटा को होल्ड करता है। हमारा जब कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं कंप्यूटर पे, कोई भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, किसी में काम करते हैं, कुछ डेटा को प्रोसेस करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उस समय भी हमारे डेटा को होल्ड यही कंप्यूटर मेमोरी ही करता है। और ये होल्ड किस फॉर्मेट में करता है, ये इसका आंसर होगा आपका बाइनरी नंबर। मतलब इसके अंदर जिस फॉर्मेट में, जिस लैंग्वेज में, जिस कोड में हमारे डेटा सेव होते हैं वो कोड है हमारा बाइनरी नंबर्स। फिर इसमें लिखा है इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब क्या ये सीधी सी बात है कि जैसे कि अभी मैंने बोला ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, तो इसको क्लासीफाई करना भी ज़रूरी है कि इंटरनल के वो काम आता है, कब काम आता है, क्या होता है एक्सटर्नल। तो उसी सेंस में प्राइमरी और सेकेंडरी दो को क्लासीफाई किया गया है। लेकिन इसको ये अभी जैसे मैंने तो फ्लो में बोल दिया कि इंटरनल एक्सटर्नल को भी क्लासीफाई करना जरूरी है, लेकिन ये उस तौर पे नहीं हुआ, ये वर्क के तौर पे हुआ है, टाइप के तौर पे क्लासीफाई किया गया है। इसलिए भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके शुरू कर देते हैं टॉपिक। जितना आज कवर हो पाए उतना तो आज करूँगा ही। प्राइमरी मेमोरी आज करते हैं, वरना वीडियो आप लोग की 1 घंटे की हो जाएगी, तो इसलिए दिक्कत है, मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत होगी और आप पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आपको 1 घंटे की वीडियो लेक्चर दी जाए। आधा घंटा मेरे ख्याल से एक टॉपिक को, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए एक दिन में काफ़ी होता है। अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हो तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी बार देख के समझो। फिर प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, वो स्लाइड तो खुल जाए प्राइमरी मेमोरी का। हाँ, प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको यहाँ जो लिखा है वो भी बोल सकते हो, लेकिन पहले समझ लो फिर बोलना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। मतलब जो प्राइमरी मेमोरी होता है इसको मेन मेमोरी कंप्यूटर का बोला जाता है। मतलब ये है कि इसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। इससे भी आप थोड़ा सेंस समझ पा रहे होंगे कि ये मेन चीज़ है। सेकेंडरी मेमोरी मेन उतना नहीं होता होगा क्योंकि इसको नाम ही सेकेंडरी दे दिया गया, लेकिन प्राइमरी मतलब ही मेन होता है कि ये रिक्वायर है, मस्ट रिक्वायर, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। तो वही चीज़ है कि ये हमारा इसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी भी इसको बोलते भी और मेन होता भी है। इट इज़ द इंटरनल मेमोरी यूज्ड बाय कंप्यूटर। इंटरनल लिखा है मतलब ये अंदर होता है कंप्यूटर के, ये चीज़ आप गौर करिएगा। यूज्ड बाय कंप्यूटर टू होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जैसे कि अंदर है तो मैंने बोला हमारे डेटा अगर कुछ काम होगा तो उसको हमारा कंप्यूटर मेमोरी होल्ड करता है, और जैसा कि ये अंदर भी है इस वजह से जो प्राइमरी मेमोरी है इसी के अंदर वो सारे डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस होल्ड किए जाते हैं जो भी हम कंप्यूटर पे अपने काम करते हैं। फिर द प्राइमरी मेमोरी है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब ये है कि इसके अंदर हम अनलिमिटेड डेटा नहीं सेव कर सकते, अनलिमिटेड काम नहीं कर सकते। इसकी कुछ कैपेसिटी होती है, उतना ही ये काम कर सकता है जितनी इसकी कैपेसिटी है, जितने कैपेसिटी पे इसको बनाया गया होता है प्राइमरी मेमोरी की। इसमें इतना ही कह रहा है बस। फिर प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स डेटा एंड प्रोग्राम नीडेड दैट इंस्टेंट बाय CPU। वही चीज़ फिर से इसमें रिपीट है कि हमारे डेटा एंड प्रोग्राम्स को ये होल्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है डेटा एंड प्रोग्राम्स नीडेड एट दैट इंस्टेंट बाय CPU। मतलब जब हम कोई कंप्यूटर में काम करते हैं तो उस समय, जैसे हमने यहाँ A दबाया तो कंप्यूटर अपने कोई डेटा को निकालता होगा, कोई प्रोग्राम को निकालता होगा ना, जिससे वो पढ़ता होगा कि हाँ भाई ये क्या, ये बटन से क्या हमारे पास आता है। उस डेटा को भी ये प्राइमरी मेमोरी सेव किया रहता है और ये तुरंत CPU तक पहुँचा देता है वो जैसी इंस्ट्रक्शन इसको मिलते हैं। फिर इट रिक्वायर कांस्टेंट पावर सप्लाई टू वर्क। मतलब ये कि इसमें जब तक आपका करंट ऑन है तब तक ये काम करेगा, जैसे आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट ख़त्म हुआ ये काम नहीं करेगा। ये तो कॉमन सी बात है, तब भी समझ लीजिए कि ये उसके बाद काम नहीं करते हैं, डेटा इसके लॉस होने लगते हैं। इस टाइप के भी इसमें सिस्टम होते हैं कुछ कुछ क्या, इसमें 2 कैटेगरी अभी आगे डिवाइड किया गया उसमें ऐसा आता है।
आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि मैंने बोला 2 कैटेगरी डिवाइड किया गया है, तो इसमें फिर इस लाइन में लिखा भी है देयर आर 2 टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, वन इज रैम एंड सेकंड इज रोम। अब रैम तो बहुत लोग सुने होंगे भाई, सब लोग फ़ोन चला रहे हो, इतना रैम है उतना रैम है वो, लेकिन आप कभी इसके बारे में जानना चाहे हो कि आखिर होता कैसा? बोल तो रहे हैं रैम, क्या आप जो लोगों के द्वारा सुन रहे हो वो सही है गलत है? कुछ लोग जानते हो रोम को वो बोलते हैं आपका इंटरनल मेमोरी जो आपका 64 GB 16 GB 128 GB जो भी आपका फ़ोन देता होगा, वो जो होता है ना उसको लोग बोलते हैं रोम है वो, लेकिन वो रोम नहीं होता है, आप समझो बात को। अभी मैं आपको बताऊंगा वो क्या होता है, हर चीज़ अभी आप जानोगे। तो अब शुरू करते हैं। पहले इसमें जो पहला है रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो सबको शायद पता होगा कि रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ देख लो, रट लो, लिख लो कहीं भी, वरना मेरे वेबसाइट पे भी पूरी नोट्स है, आप उस पर जाके ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर इसका फुल फॉर्म जैसे कि क्लियर हो गया। फिर इट इज़ द इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी रीड एंड रिटन टू। अब इसमें देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको फुल फॉर्म तो इसका दिया गया, लेकिन क्यों दिया गया ये भी एक्सप्लेन कर दिया गया अगर आप बात पे गौर करोगे अब तो। इसमें अगले लाइन में लिखा है इट इज़ द इंटरनल मेमोरी। आपको दिखा दूँ, ये लाइन है, हाईलाइट कर दे रहा हूँ वरना कहोगे कहाँ पढ़ रहे हैं यार। हाँ, इट इज़ द इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी रीड एंड रिटन टू। मतलब ये कि ये हमारी जो हमारा रैम है ये कंप्यूटर के अंदर होता है। पहले तो इंटरनल मेमोरी से ये क्लियर हो गया। फिर है कि इसको रीड किया जा सकता है, मतलब हाँ कंप्यूटर सिस्टम जो है, हम नहीं, कंप्यूटर जो है ये इसके अंदर जो डेटा सेव है उसको रीड कर सकता है और साथ में इसके ऊपर लिख भी सकता है। इसीलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा नए डेटा लिखे जाते हैं, नए डेटा रीड किए जाते हैं, इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। यही उसका रीज़न था। तो वही चीज़ कह रहा है कि इसमें हमारे डेटा जो है उसको हम देख भी पढ़ भी सकते हैं और उसमें फिर लिख भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। वही चीज़ हो गया। फिर इसमें अगली, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि कॉमन सी बात है यार कि उसमें जो डेटा है उसको रीड हम नहीं, कंप्यूटर रीड कर सकता है और लिख सकता है, उस पर दूसरा डेटा डाल सकता है बस। फिर इट कैन होल्ड डेटा ओनली ऑन टेम्परेरी बेसिस बिकॉज इट रिक्वायर्स अ कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि मैंने पहले बताया प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं इसमें कॉन्टीन्यूस करंट चाहिए होता है, इसको करंट चाहिए वर्क करने के लिए। लेकिन इसमें रैम रोम डिवाइड क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताऊँगा। जो रैम होता है ये हम इसको भी हमेशा करंट चाहिए वर्क करने के लिए, लेकिन इसमें जो भी हमारा डेटा होता है अगर एक बार करंट बंद हुआ तो हमारे डेटा अपने आप डिलीट हो जाएंगे। मतलब अगर मैं आपको ये जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, ये पूरा जो टाइप आपको नोट्स टाइप का दिख रहा है, अगर मैं इसको सेव नहीं करता तो ये हमारे, अगर कंप्यूटर में लाइट चली जाती, कंप्यूटर बंद हो जाता तो ये डेटा अपने आप गायब हो जाता, मेरा पूरा डेटा जितना मैंने काम किया सब गायब हो जाता। वही चीज़ है कि जो रैम होता है इसके पास जो भी डेटा है ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है, जब तक लाइट है तब तक रहेगा, जैसी लाइट कटी तो तुरंत वो चला जाएगा। समझे? लाइट कटी मतलब इसके ऊपर से जैसे करंट का कनेक्शन गया तुरंत किसी भी माध्यम से, जाए वो किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से जाए या लाइट कट जाए, रियली में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके घर पे क्या हुआ, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपको ये जानना है कि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है और इसको कॉन्टीन्यूस करंट का फ्लो चाहिए होता है, वरना हमारा डेटा लॉस हो जाता है। फिर इट करंट इज इफ होगा यार, यहाँ पे इट लिखा है, आप लोग देख पा रहे होगे, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, ये मैंने ही टाइप किया लेकिन तब भी हो जाता हूँ कभी कभी कंफ्यूज। इफ करंट इज इंटरप्टेड डेटा इज लॉस, ये तो मैं पहले ही बोल दिया, अब इसी लाइन में मैं पहले ही बोल दिया था कि अगर करंट कटा तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। वही चीज़ कह रहा है कि करंट में अगर कोई दिक्कत आती है, करंट का किसी तरह कटता है तो हमारे जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा हमारे पास से। फिर जो हमारा रैम होता है इसको भी 2 फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है, 2 टाइप का इसको भी बना दिया गया है। 2 टाइप के रैम होते हैं भाई, रैम है तो इसके अंदर भी कुछ होगा खासियत, वरना ऐसे कैसे छोड़ देंगे इसको भी। देयर आर 2 मेन फॉर्म ऑफ रैम। एक होता है स्टैटिक रैम जिसको हम SRAM भी बोल सकते हैं, फिर एक होता है डायनेमिक रैम जिसको हम DRAM भी बोल सकते हैं। अब जान लेते हैं ये क्या होता है। नाम से तो कुछ आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया, मतलब मुझे आया, मुझे पता है क्या है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको नहीं आया होगा। मैं भी एक तरह से अपने आप को आपकी जगह रख के देखता हूँ ना कभी कभी, तो इस तरह मुझे आसानी होती है समझने में कि जो आपको समझ आया वो, जो मैंने आपको समझाना चाहा वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलते हैं आगे हम स्टैटिक रैम की ओर। और दोनों एक साथ आ गया, बढ़िया। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम यहाँ से आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, यहाँ एक तरह से दोनों अलग अलग साइड है। तो पहले हम अपना एक एक पे लेकिन चलने वाले हैं, दोनों पे साथ में नहीं चलेंगे वरना कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगी आप लोग के लिए, मुझे बार बार बोलना पड़ेगा ये स्टैटिक रैम का है ये डायनेमिक रैम का है, इसलिए एक एक करके ही पढ़ लेते हैं। कोई इतना जरूरी नहीं है कि आप डिफ्रेंशिएट करके हर चीज़ पढ़ो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज SRAM, मैंने ये चीज़ पहले ही बोल दिया था, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, देखिए S यहाँ और रैम का RAM,
एस रैम इसको बोल सकते हैं, SRAM। ठीक, फिर होता है इसमें लिखा है इट इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी। वो तो सबको पता है यार, रैम है तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी था। प्राइमरी मेमोरी किसका टाइप था? कंप्यूटर मेमोरी का टाइप था, इसलिए कंप्यूटर मेमोरी है बस। हाँ, तो मैंने अभी ये बताया था कि हाँ, यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी पॉज हो गई थी। मैं फिर से आपको मतलब नहीं पता चलेगा क्योंकि मैंने ज्वाइन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो पॉज हो गई थी, मैं फिर से यहाँ ऐड कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं फिर से, कहाँ पे थे हम? इट इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर अ कांस्टेंट पावर फ्लो इन ऑर्डर टू होल्ड इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ मैंने पहले ही बताया था कि ये कंप्यूटर मेमोरी होता है, और ये चीज़ मैंने रैम के ही समय बता दिया था कि इसको हमेशा कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए। वही चीज़ इसमें भी कह रहा है कि जो स्टैटिक रैम होता है इसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए, तभी ये हमारे डेटा को होल्ड करता है, वरना इस पे से डेटा गायब हो जाते हैं। फिर अगले लाइन में लिखा है इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम्स मोर पावर, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन वीडियो कार्ड मेमोरी। अब बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो होता है, ये जो स्टैटिक रैम होते हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, मतलब इनका रेट बहुत ज़्यादा होता है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं, जिस वजह से ये महंगे होते हैं इसी वजह से। और इसको हम लोग नॉर्मल अपने कंप्यूटर के रैम में यूज़ नहीं करते हैं, इसको लगता है हमारे ही कंप्यूटर में लोग लगवाते हैं, लेकिन जैसे जो लोग गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा वीडियो हाई क्वालिटी में देखना पसंद करते हैं, एडिटिंग में ये सब करते हैं, वो लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे CPU में भी लगा हुआ है स्टैटिक रैम, ग्राफिक कार्ड जिसको आप बोल सकते हैं, ग्राफिक कार्ड के तौर पे लगवाया जाता है, उसी को कहते हैं हम स्टैटिक रैम। और जिसको बहुत ज़्यादा ही हाई क्वालिटी चाहिए होती है वो और भी ज़्यादा पावरफुल वाले लगवाते हैं स्टैटिक रैम को, ये एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा महंगे आते हैं। और ये अगले लाइन में लिखा है इट इज़ फास्टर देन DRM। भाई अगर ये महंगे आ रहे हैं और ये पावरफुल हैं तो ये कॉमन सी बात है किसी चीज़ से पावरफुल होंगे। और इसके अल्टरनेट में हमारे पास क्या है? डायनेमिक रैम है, तो कॉमन सी बात है इसी से तेज़ चलता होगा, इससे अच्छी क्वालिटी होती है इसकी, इसीलिए ये महंगे होते हैं। चलिए तो अब अपना डायनेमिक रैम भी पढ़ लेते हैं, वरना ये टॉपिक अपना रह जाएगा। मुझे लग रहा है वीडियो आज थोड़ी लंबी हो गई है, आधा घंटा पार हो चुका है वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, पढ़ाई से नहीं भाग सकते। डायनेमिक रैम। अब डायनेमिक रैम क्या होता है? थोड़ी सी आवाज़ है मेरी अटक आ रही है, उसको ना नोटिस करिए आप लोग पढ़िए बस। हाँ, डायनेमिक रैम इट इज़ ऑल्सो नोन एज DRAM। अब मैंने पहले ये चीज़ का भी बोल ही दिया था, जैसे स्टैटिक रैम SRAM हो गया, उस तरह डायनेमिक रैम DRAM हो गया, फिर DRAM हो गया। फिर अगला लाइन लिखा है इट स्टोर्स इंफॉर्मेशंस इन अ सेल कंटेनिंग अ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो डायनेमिक रैम होता है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये कई सारे कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है, और ये हमारे इन्फॉर्मेशन को उसी कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर में रख रहा है। अब आप पूछेंगे कैपेसिटर ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो भाई ये बताने के लिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ, ये आप लोग अपने अगर क्लास 12 पढ़ के आ रहे हो तो उस समय तो पढ़ ही चुके होगे। अगर नहीं भी पढ़ के आ रहे हो तो आपको इस चीज़ को पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप CCC का पेपर देने जा रहे हो, आप फिजिक्स का पेपर देने नहीं जा रहे हो, पहले मैं इसको बता दूँ। ये फिजिक्स का टॉपिक है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर आप लोग पढ़ोगे। अगर आप लोग 12 में अभी नहीं पहुँचे हो, अभी छोटे क्लास में हो, तब भी CCC का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप लोग आगे पढ़ने वाले हो या चीज़, या फिर आप अगर पढ़ के आए हो तो पढ़ चुके होगे। अभी आप पे डिपेंड करता है आप क्या किए हो, लेकिन बस इतना जानिए कि आप ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर में ये हमारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। दीज सेल्स मस्ट बी रिफ्रेश्ड विथ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस इन फ्यू मिलीसेकेंड। इसमें कह रहा है कि इसके अंदर जो हमारे डेटा होते हैं वो एक सेल्स में होते हैं, जैसे कि ऊपर ही था कि जो सेल हमारे कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है, और वो जो हमारे सेल होते हैं वो मतलब इतने कम मिलीसेकेंड मतलब 1 सेकेंड से भी कम, बहुत सी कम टाइम में वो रिफ्रेश होता रहता है। रिफ्रेश उसको किया जा सकता है, मतलब हमेशा रिफ्रेश होता है, जिसके वजह से ये चीज़ आपको मैं बाद में बता रहा हूँ। कि बस इतना भी जानिए कि ये जो हमारा डायनेमिक रैम है, इसके अंदर जो भी हमारे डेटा होते हैं वो बहुत ही कम मिलीसेकेंड्स में रिफ्रेश हो सकते हैं, रिफ्रेश होते रहते हैं, जिसके वजह से नीचे लिखा है दिस प्रोसेस अलाउज मेमोरी टू कीप चार्ज। मतलब मैं बिना ये बोले नहीं रह सकता ना साथ में, क्योंकि टॉपिक कनेक्टेड है, आपस में मुंह से निकल जा रहा है। मैं सोचा था पहले लाइन पढ़ूंगा फिर बताऊंगा, चलो अब पढ़ ही लेता हूँ, जब बोल ही दिया हूँ पढ़ने के लिए। दिस प्रोसेस अलाउज मेमोरी टू कीप चार्ज एंड होल्ड डेटा एज लॉन्ग एज नीडेड। वही चीज़ मैं बोलने ही वाला था, लेकिन क्या बताएं। तो वही कह रहा है जैसे ये हमेशा रिफ्रेश होता है और बहुत ही कम टाइम हो जाता है, मिली सेकेंड्स में रिफ्रेश हो जाता है। इसकी खासियत की वजह से इसके अंदर जो हमारे डेटा होते हैं ये मतलब हमेशा स्टोर रहते हैं, हमेशा नहीं मतलब कुछ लंबे समय तक, जो आपका स्टैटिक रैम है उससे थोड़े से ज़्यादा देर तक स्टोर रह जाते हैं ये हमारे जो इसमें डेटा होते हैं वो। और ये मेमोरी जो होती है थोड़ा सा देर तक चार्ज रह जाती है, आप कह सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक करंट डिस्कनेक्ट हो जाए तब भी हल्का सा पावर इसमें
कुछ सेकंडों के लिए ही, लेकिन हल्की सी पावर इसमें रह जाती है। वही चीज़ था आपके स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में डिफरेंस। स्टैटिक रैम जो था ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रैम था और इसको हम लोग एज अ गेमिंग पर्पज़, वीडियो ग्राफिक इन सब टाइप में यूज़ करते हैं, वीडियो कार्ड के तौर पे। और डायनेमिक रैम हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में यूज़ होने वाले रैम होते हैं। इसके अंदर हमारे जो डेटा होते हैं वो ट्रांजिस्टर और सेल में, ट्रांजिस्टर कैपेसिटर के सेल्स में से बना हुआ जो सेल होता है उसमें स्टोर होते हैं। और ये बहुत ही कम मिली सेकेंड में इसके डेटा रिफ्रेश हो सकते हैं और इसके वजह से ये हमारे डेटा इसमें देर तक रह जाते हैं। और ये जो रैम होता है ये कुछ समय तक चार्ज रह सकता है, बहुत कम समय के लिए, मतलब कुछ सेकंडों के लिए रह सकता है, लेकिन रह सकता है। बस मेरे ख्याल से रैम में आप लोग को सब समझ में आ चुका होगा, रैम क्या है और कैसे वर्क करता है, कितने टाइप होते हैं, सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। हाँ, मैंने डायग्राम रखा था लेकिन बताया नहीं था, आप लोग देख लो यार। अगर डायग्राम किसी ने रैम का नहीं देखा है तो ये कंप्यूटर का रैम है, इसको आप देख सकते हो। इसी तरह का छोटा पार्ट आपके फ़ोन में भी होता है जो आपका फ़ोन का रैम बन जाता है। अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो भाई ये देख लो। ये 2 रैम है, कितने जीबी का ये तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है मतलब ये जो है एक तरह से PNG टाइप का है ना, तो इसमें आप क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये बनाया गया ये फ़ोटो। फिर अब चलते हैं अगला, रोम। अभी आप कहोगे रोम कहाँ से आया? भाई मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसलिए बता दे रहा हूँ आप लोग को। हम पढ़े थे, नहीं हम शुरू से बताएंगे। पढ़े थे कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में हमने 2 पढ़ा था, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। उसके अंदर हम पढ़े थे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब अभी शुरू किए थे। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने रैम देखा था और एक हमने रोम देखा था। रैम को अभी हमने कवर किया और रैम में हमने 2 पार्ट देखा जिसमें स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम था, और इन दोनों को भी अभी कवर किया। तो अब हमारा अगला नंबर आता है रोम का। और रोम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे नहीं लग रहा है इस वीडियो में मैं पूरा कवर कर पाऊँगा, इसलिए जितना इसमें नहीं, रोम तो कवर दूंगा, रोम कवर कर दूंगा। आप लोग को मेरे ख्याल से उम्मीद है भले थोड़ी और लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन रोम मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद जो आपका सेकेंडरी मेमोरी एक और टॉपिक आने वाला है ना, वो लंबा जाने वाला है, उसको इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊंगा। मैं सोचा था पूरा हार्डवेयर आज ख़त्म करने के लिए, लेकिन आज शायद ना हो पाए। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपकी कल आ जाएगी लेक्चर। कल हार्डवेयर आपका ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हमारा सॉफ्टवेयर है वो शुरू हो जाएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा उसमें। मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार है उस समय का, क्योंकि ये तो आपके बहुत वो रटने वाले इस समय थोड़े चल रहे हैं ना, थोड़ा सा जो तो आपके टॉपिक चल रहे हैं आपको रटना पड़ेगा। इसके बाद फिर अब सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपको थोड़ा सा और बस सॉफ्टवेयर में जानना रहेगा सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर हम अगले चैप्टर में आ जाएंगे। अगले चैप्टर से आपका सिर्फ मज़े से प्रैक्टिकल, मैक्सिमम प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा उसमें भी पढ़ना पड़ेगा लेकिन मैक्सिमम प्रैक्टिकल है, जिसमें मुझे भी इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ाने में और आपको भी इंटरेस्ट आएगा वो चीज़ पढ़ने में मुझसे। धन्यवाद मुझसे पढ़ने के लिए। हाँ, तो रोम जानते हैं क्या होता है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि रैम का था रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो था RAM, और ये ROM है तो रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। फिर लिखा है इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट इज़ परमानेंटली स्टोर्ड। अब रैम में मैंने पहले ही बताया था कि रैम का जो डेटा होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे, यहाँ देखिए लिखा है ये टेम्परेरी बेसिस पे हमारे डेटा इसमें सेव होते हैं। अब रैम, लेकिन रोम जो है इसमें जो हमारे डेटा होते हैं वो परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं, यानी वो मिटेंगे नहीं उसमें से। डैट इज़ इट कैन नॉट बी चेंज। वही चीज़ कि इसमें से मिटेंगे नहीं, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। सो रोम कैन ओनली बी रीड एंड यूज्ड। अब ये जो इसका ROM नाम रखा गया है, रीड ओनली मेमोरी, ये इसीलिए रखा गया क्योंकि इसके डेटा परमानेंट है, कभी चेंज नहीं होंगे और इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से इसका नाम ही रख दिया गया रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ इसको रीड करो और अपना काम करो, ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ रोम रिमेन स्टोर्ड इवन इफ पावर इज टर्न्ड ऑफ। ये बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत अच्छी चीज़ है। रैम जो हमारा था वो कॉन्टीन्यूस करंट सप्लाई मांग रहा था, वरना हम उस हमारे डेटा को लॉस कर देता था। लेकिन जो हमारा रोम होता है इसका डेटा अगर मतलब पावर ऑफ भी हो जाए, लाइट चली भी जाए, तब भी हमारा डेटा इसमें हमेशा स्टोर रहता है, परमानेंटली स्टोर रहता है, हटेगा ही नहीं। बस यही चीज़ था। रोम इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। अब रोम जो होता है ये भी 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब इन कैटेगरी को पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें आपको एक चीज़ और लगेगा, वो चीज़ मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप पढ़िए। PROM प्रोग्रामेबल रोम। अब ये जो आपका प्रोग्रामेबल रोम होता है इसको मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं इसका लिखा हूँ स्टेटमेंट, क्योंकि आपको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरी बात को सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप अगर मानो लिख लीजिएगा, अगर समझ में आ जाए तो। नहीं है तो मुझसे पूछिएगा, मैं फिर समझाऊंगा, ये नहीं कि छोड़ दें। तो प्रोग्रामेबल रोम से मतलब ये है कि जो ये वाला रोम होता है इसमें हम अपने जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उससे रिलेटेड, जैसे अब हमारे जो कंप्यूटर में विंडोज़ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इन सब चीज़ के जो हमारे डेटा है उसको परमानेंट रखने के लिए, क्योंकि आप जब एक बार कंप्यूटर बंद कर देते हो फिर ऑन करते हो तब भी आपका विंडोज़, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब चीज़ें वो खुलता है। तो वो सब चीज़ें प्रोग्राम वाले चीज़ होते हैं वो सब हमारे प्रोग्रामेबल रोम में रखा जाता है।
फिर एक इसमें आता है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब इसमें इरेजेबल, हाँ इरेजेबल, ये मुझे लगा कुछ और पढ़ दिया हूँ। तो जैसे कि इसके पहली नाम लगा दिया इरेजेबल, लेकिन अब आप कहोगे भाई इसमें इरेजेबल क्यों लगा दिया, मतलब इसको हम इरेज कर सकते हैं इस प्रोग्रामेबल रोम को। जी हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसको हम इरेज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इसके जो डेटा इट कैन नॉट बी चेंज, लेकिन आप बताओ दुनिया में ऐसी क्या चीज़ है जो चेंज नहीं हो सकता। हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इंसान, और इसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाले इस चीज़ में। जो EPROM होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसको इरेज करना तो पॉसिबल नहीं है रोम के डेटा को, लेकिन एक अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं ना, अल्ट्रावायलेट लाइट होते हैं, उनके हेल्प से इसको किसी तरह इरेज कर दिया जाता है। चेंज नहीं, इरेज कर दिया जाता है, इसके डेटा को गायब कर दिया जाता है। एक तरह से ये जो रोम होते हैं ना, इनके डेटा को बर्बाद कर दिया जाता है, करप्ट कर दिया डेटा को, जिसकी वजह से ये इरेज होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से। मतलब नॉर्मल हम लोग नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अलग अलग मशीनें होंगी जिसमें से वो रेज निकलेगी, लाइट निकलेगी, तब ये होते हैं। लेकिन इसको किया जा सकता है EPROM को, जो ऐसे होते हैं उन्हीं को। फिर एक आते हैं EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब आपको मैं ये तो बता दिया इतना इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम के बारे में, जो कि ऊपर बताया कि इसको इरेज किया जा सकता है, लेकिन उसको सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज और लाइट की वजह से हम कर रहे थे। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकली किया गया। आपको जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है ना, उसमें बहुत दिक्कत होती थी ऊपर, इसलिए टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो कुछ ऐसा निकाला गया, डिवाइस निकाला गया, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट्स की मदद से हम रोम को इरेज कर पा रहे हैं। जो उसको भी फिर हम लोग को अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ा, जिसके लिए उसको EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बनाया गया। अब इसको याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप बस इतना जानिए रोम, और रोम के अंदर मैंने बताया कि ऐसे रोम्स होते हैं जिनमें हम लोग अपने प्रोग्राम्स, जो हमारे फिक्स प्रोग्राम है जिसको कभी डिलीट नहीं करना, प्रोग्राम मतलब ऐसे फंक्शन वाले नहीं, जो कंप्यूटर्स के प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो रखे जाते हैं। तो उससे आपको याद होगा प्रोग्रामेबल रोम मतलब PROM। अब कुछ ऐसे होते हैं जो अल्ट्रावायलेट के द्वारा इरेज किए जाते हैं, तो उसको हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। तो उससे आपको याद हो जाएगा EPROM। फिर एक अलग इसकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और इलेक्ट्रिकली इरेज करने लगे हम EPROM को, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम को। तो इससे आपको याद हो जाएगा EEPROM। आपको ये कभी नहीं भूलेगा अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, और मैंने जो इनको बताया कि ये क्या होते हैं वो अगर आप कहीं लिख लेंगे तो और अच्छा है। अगर नहीं लिख रहे हैं तो आप एकदम दिमाग में अगर आपके बैठ गया तो मेरे हिसाब से वो तो सबसे अच्छा है। अगर दिमाग में बैठ गया तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, वो इरेज ही नहीं होगा, वो आपका रोम बन जाएगा। चाहे आपका डेटा ऑफ हो जाए, मतलब आप सो जाओ, करंट ऑफ हो जाए, आप सो जाओ, तब भी सुबह उठोगे याद रहेगा। अपना रोम बना लीजिए, इस डेटा को अपने दिमाग के जो आपका रोम पार्ट है, जिसमें आपका जो डेटा है वो परमानेंट सेव रहता है, उसमें ये पार्ट डाल लीजिए एकदम अच्छे से, तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको हमेशा याद है। अगर बाई चांस कभी कोई आपको डाउट होता है, आप मुझसे कांटेक्ट करते हो, तो मैं अगर आपसे पूछ भी लूँ ऐसे बात में कोई चीज़, तो आप बता सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि वीडियो अब काफ़ी लंबी हो चुकी है, जितनी मैं सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा, इसलिए मैं वीडियो और लंबी ना करना चाह रहा हूँ और मैं आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। और मैंने आज क्या क्या कवर किया ये मैं बता दूँ। आज मैंने कवर किया है CPU को पूरा। CPU क्या होते हैं, इसको दो कंपोनेंट्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और कंट्रोल यूनिट CU, ये हमने कवर किया। फिर हमने जाना कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी में हमने दो पार्ट देखे, एक था हमारा प्राइमरी मेमोरी, मतलब देखे एक ही, जाने दो पार्ट होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन आज हमने पढ़ा प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी के अंदर हमने रैम पढ़ा, रैम के अंदर हमने स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा अपना रोम के अंदर PROM, EPROM और EEPROM, ये हमने पढ़ा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर समझ में आया तब भी बता दें, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग को वॉइस में जैसे बीच में कहीं दिक्कत होती है तो आप ईयरफोन्स यूज़ करके हमारे लेक्चर देख लें या फिर स्पीकर यूज़ कर लें, वो आप पर डिपेंड करता है। कोशिश तो करता हूँ कि वॉइस दिक्कत ना हो, लेकिन हो जाती है कभी कभी, तो अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। हर चीज़ भाई कंप्यूटर पे वर्क हो रहा है तो कुछ ना कुछ होता है ये डिस्टर्बेंस। तो इसलिए आपसे मैं कोशिश करूँगा आप छोटी छोटी दिक्कत को इग्नोर करें और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उस पर फोकस करें। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 8 में।